गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको बायोलॉजी में आपको जनन बताया जा रहा था, तो उसमें आपको गौड़ लैंगिक लक्षण बताए गए थे। गौड़ लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जिनमें से नर ऐसे लक्षण जिनकी वाय संरचना देख करके नर और मादा की पहचान की जाती है, तो वो आपके गौड़ लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। बालकों में ये लक्षण 15 से 18 वर्ष में प्रारंभ हो जाते हैं और बालिकाओं में ये लक्षण 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाते हैं। इनमें से आपको बालकों के लक्षण और बालिकाओं के लक्षण बताए गए हैं। अब इसमें आता है एक चीज़ सबसे मेन, यौवना आरंभ क्या होता है। यौवनारंभ क्या है? तो आपको मालूम है कि पुरुष तथा स्त्रियों में जब जनन अंग काम करने लगते हैं तो उसको हम यौना आरंभ बोलते हैं। यानी लड़के और लड़कियों में जब जो जनन अंग होते हैं, जब वो सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं, यानी नर में आपको मालूम है वृषण पाए जाते हैं जिनमें शुक्राणु बनते हैं। मादा में आपको मालूम है कि अंडाशय होते हैं, अंडाशय से अंडाणु बनते हैं। तो जब ये बनना प्रारंभ होते हैं तो उसको हम यौना आरंभ बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है, यौना आरंभ के बाद आता है मासिक धर्म या रजोधर्म। क्या आपको मालूम है कि स्त्रियों में, क्योंकि आपको जानकारी है कि पुरुषों में जो हार्मोन्स बनना प्रारंभ होते हैं वो 15 से 18 वर्ष की आयु में, और स्त्रियों में जो हार्मोन्स बनना प्रारंभ होते हैं 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होते हैं। तो जो रजोधर्म की क्रिया होती है तो ये केवल महिलाओं में होती है, मादाओं में होती है, क्योंकि ये इस समय 11 से 14 वर्ष की आयु में हार्मोन्स बनना प्रारंभ होते हैं। और जब हार्मोन्स बनने लगते हैं तो मालूम है कि इसमें जो आपके मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, तो इसमें 11 से 14 वर्ष की आयु में ये हार्मोन्स डेवलप होते हैं। हार्मोन्स जब डेवलप होते हैं तो इनके शरीर से क्या होता है कि जो ये आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो अंडाणुओं को निष्कासित करते हैं, जिससे वो जो है क्या है कि देह गुहा की भित्ति को भेद करके वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, मुक्त हो जाते हैं। और वही आपका जो है शरीर में क्या बना देते हैं कि वो जो है एक 28 दिन का एक समय काल होता है जो 4-5 दिन चलता है। तो 28वें दिन बाद जो 4-5 दिन का काल होता है उसी को हम मासिक धर्म या रजोधर्म कहते हैं। फिर इसके बाद आता है इसी में बेटा वो अंडोत्सर्ग क्या होता है, ओवल्यूशन। देखिए होता क्या है कि अंडाणु जब परिपक्व हो जाता है तो वो गर्भाशय की भित्ति को भेद कर वो बाहर आ जाता है। अंडाशय की भित्ति को, क्योंकि आपको मालूम है अंडाशय के आवरण को जब वो भित्ति को तोड़ देगा तो उससे बाहर क्या आ जाएगा, अंडाणु बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, कुछ दिन बाद वो रक्त के रूप में वो शरीर से ब्लड के साथ में बाहर आते हैं। तो वो जो क्रिया होती है अंडाशय से अंडाणुओं के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग या ओवल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें से बहुत सी क्रियाएं हैं, जैसे कि निषेचन। निषेचन क्या होता है तो आपको बताया गया है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्योंकि संलयन का मतलब होता है कि जैसे ही आपको बताया गया कि शुक्राणु की संरचना इस प्रकार होती है, टैडपोल लार्वा जैसी होती है, उसमें एक केंद्रक होता है। अंडाणु की संरचना इस प्रकार होती है, इसमें भी केंद्रक होता है। तो जब ये क्योंकि लाभों की संख्या में होते हैं, वृषण में पाए जाते हैं तो, और अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं, तो शुक्राणु क्योंकि चल होते हैं और अंडाणु क्या होते हैं, अचल होते हैं, वो गतिशील नहीं होते। तो शुक्राणु अंडाणु के पास चला जाता है और अंडाणु की भित्ति को भेद कर इसका केंद्रक, तो ये केंद्रक इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है तो ये क्रिया कहलाती है संलयन या संयुग्मन। और फिर धीरे धीरे दोनों जब केंद्रक डिप्लॉयड मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। आपको मालूम है क्या है, अगुणित है, हैप्लॉइड है, और ये भी आपका अगुणित है, ये भी हैप्लॉइड है, यानी N है और ये भी N है। ये जब दोनों ये यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2N। तो ये क्या हो जाता है, केंद्रक 2N हो जाता है, द्विगुणित यानी जाइगोट बन जाता है। और वो धीरे धीरे विकसित होता है इस प्रकार। अब विकसित होने के बाद ये क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है।
अब भ्रूण बनने के बाद, क्योंकि इसका निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी नलिका में। निषेचन होने के बाद यहाँ से एक प्लेसेंटा के द्वारा माँ से इंटरनल पार्ट्स जो होता है उससे एक अपरा, एक प्लेसेंटा भाग होता है जो जुड़ा होता है, जो बच्चे को भोजन और पोषण मिलता रहता है, साथ में ऑक्सीजन भी मिलती रहती है और उसको पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो विकसित होता रहता है और एक समय पूरा होने पर शिशु के रूप में वो बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो निषेचन होता है। निषेचन भी दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जैसे मछलियाँ वगैरह हैं जल में, वो अपने अंडे को छोड़ती हैं, वो जब जुड़ जाते हैं तो वो एक नए जीव के रूप में बन जाते हैं, लार्वा बनता है, लार्वा से फिर नया जीव बन जाता है। तो बाह्य निषेचन हो गया। एक आंतरिक निषेचन होता है जो एक लिंगी प्राणियों में होता है कि मतलब जो है नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं, फिर वो जो क्रिया जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद फिर धीरे धीरे विकसित होकर के एक शिशु के रूप में जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया हुई वो निषेचन कहलाती है। फिर इसमें देखिए बहुत सी चीजें हैं। अब आपका जैसे यौना आरंभ हो गया, रजोधर्म हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, निषेचन हो गया, ये आपके इसमें आ गए लैंगिक जनन में। फिर इसके बाद देखिए आता है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। क्या होता है, जन्म दर को सीमित बनाए रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है, फैमिली प्लानिंग। जो आप देख रहे हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, पॉपुलेशन है भी, आपको मालूम है यही पॉपुलेशन जो बढ़ रही है यही हमारी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, जो एक विकराल समस्या उत्पन्न कर रही है जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। फिर आपने देखा कि यहाँ पर परिवार नियोजन जो होता है, जन्म दर को सीमित बनाए रखना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन की दो विधियाँ होती हैं, एक अस्थायी विधि होती है, अस्थायी विधि, और एक होती है स्थायी विधि। अस्थायी विधि में जैसे सुरक्षित संयम काल, एक सुरक्षित समय होता है जो मेंस्ट्रुएशन के 7 दिन पहले, मेंस्ट्रुएशन के 7 दिन बाद तक का जो बीच का समय होता है 14 दिन का, वो आपका समय क्या कहलाता है, सुरक्षित काल। उस समय भी आप जो है परिवार नियोजन का उपयोग कर सकते हो, फैमिली संतान उत्पन्न करने से बच सकते हैं, एक समय वो होता है। दूसरा कॉपर-टी का उपयोग कर सकते हो, एक डिवाइस होती है जो गर्भाशय में प्रत्यारोपित की जाती है, तांबे की बनी हुई होती है, उसका भी उपयोग कॉपर-टी या लूप का उपयोग होता है, वो आपकी अस्थायी विधि है। बाकी बहुत सी टैबलेट्स आती हैं, गोलियों के रूप में आती हैं, जैसे सहेली है, पल्स है, माला-डी है, ये इनका उपयोग होता है। जो स्थायी विधियां हैं तो उनमें से पुरुषों या स्त्रियों की नसबंदी कर दी जाती है। पुरुषों की नसबंदी को हम वैसेक्टॉमी बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जो शुक्राणु जो निष्कासित होते हैं, शुक्र नलिका, उसको बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पुरुषों की नसबंदी या वैसेक्टॉमी। और इसी तरह जब अंडाणु बाहर नहीं निकलते हैं तो अंडवाहिनी नलिका को बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु बाहर निष्कासित नहीं होते हैं, तो वो होते हैं आपकी पुरुषों की नसबंदी को हम क्या कहते हैं, मतलब जो पुरुषों में शुक्राशय नलिका को बांध देते हैं वैसेक्टॉमी या नलबंदी, वो उसको बोलते हैं नसबंदी। और जो इनमें होती ट्यूब में होती नलिका, उसको नलबंदी भी बोलते हैं। तो महिलाओं में भी नलबंदी होती है, उसमें नसबंदी होती है, इसको हम ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। इंग्लिश शब्द होता है ट्यूबेक्टॉमी, यानी नलिका को बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु बाहर की ओर निष्कासित नहीं होते। तो ये दो विधियां होती हैं स्थायी, एक होता है वैसेक्टॉमी और एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। तो ये वैसेक्टॉमी पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं, शुक्र नलिका को बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी मादाओं में जो नसबंदी की जाती है उसको नलबंदी बोलते हैं, उसमें अंडवाहिनी नलिका को बांध दिया जाता है। इस प्रकार परिवार नियोजन को दो विधियों द्वारा रोका जा सकता है या उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि। तो आप मालूम है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है। भारत में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न प्रकार की रहने, खाने, पीने, भोजन की, आवास की अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं जिससे जीवन यापन कर पाना व्यक्ति को बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के निदान के लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन का उपयोग किया जाता है, जिससे पॉपुलेशन अगर सही समय पर
बची, मतलब पॉपुलेशन अगर सही समय पे आप रुक जाती है तो उससे क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है। देश में जो है हर चीज़ों की जो आपका एक परिवार होता है, इसलिए कहा गया छोटा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि जितने छोटे परिवार में व्यक्ति रहता है उसके आय के स्रोत भी अच्छे होते हैं। आय के स्रोत के साथ साथ वो अच्छे खाने पीने की रहने की व्यवस्था का इंतजाम वो कर लेता है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो बड़ी समस्याएं होती हैं, जिनमें कई प्रकार की बीमारियां, संक्रमण, आए दिन रोगों से ग्रसित होना, अनेक प्रकार के पोल्यूटेड वातावरण को सहन करना, ये सब समस्याएं हो जाती हैं। जैसे शिक्षा की समस्या है, पॉपुलेशन बढ़ने के जो प्रभाव पड़ते हैं, आपने देखा होगा शिक्षा की समस्या है कि 4-5 बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाने में भी उनको दिक्कत होती है। रोजगार की समस्या, समय से रोजगार नहीं मिल पाता है। फिर चिकित्सा या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। इसी प्रकार जैसे कि आपको यातायात, ट्रांसपोर्ट वगैरह की समस्याएं भी हो जाती हैं। पता चला आपको एक रिक्शे में अगर 2 बच्चे हैं तो आप चले जाओ, लेकिन अगर वहाँ पर 4-5 बच्चे हैं तो आपको साधन की व्यवस्था करना मतलब जो है असंभव रहता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फैमिली प्लानिंग का उपयोग करते हैं, परिवार नियोजन की पद्धति को अपनाना चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको मालूम है, जनसंख्या, क्योंकि परिवार नियोजन अगर उपयोग करते हैं, परिवार नियोजन के सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप कंट्रोल हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो आने वाले समय में बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी, जो एक विस्फोट का रूप ले लेगी। इसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है, निवारण है, उपाय हैं, ये आपको दिया गया है, उसको आपको नोट भी करना है, याद भी करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।